वेलकम राजेश सर। प्रणाम सर। अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अभी मैम अभी नहीं आई हैं, अभी आ जाए। संजीव सर नमस्ते। सर का कुछ इधर वो अपना लग रहा है बंद किए हुए हैं, आवाज इधर से उनको पहुंच नहीं रही। रचना मैम, वेलकम मैम। प्रणाम मैम। हाँ भाई नमस्ते शशि। नमस्ते। बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? स्मृति मैम भी आ गई। बढ़िया, सब लोग जुट गए। वेरी गुड। हाँ स्मृति दी आ गई ना शशिकेश? हाँ हाँ हम लोग शुरू करें आप? हाँ स्टार्ट करें। बिल्कुल शुरू स्टार्ट करते हैं। आज की इस विषम परिस्थिति में जब बहुत कुछ जो पहले चल रहा था वो सब कुछ उलट पुलट गया, तो जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी इससे प्रभावित होने लगे। और ऐसे में हम लोगों को लगा कि हम लोग कुछ ई लेक्चर सीरीज करा करके और विद्यार्थियों को जो उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है, उसको बढ़ाने में अगर कुछ सहयोग कर सके तो इसमें हम लोग अपने आप को मतलब सफल मानेंगे कि एक शिक्षक की भूमिका हम लोग सफलतापूर्वक निर्वाहित कर सके। इसी क्रम में वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग की तरफ से 5 दिवसीय ई लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज 9 जून से किया जा रहा है। इसके प्रथम सत्र में हमारे साथ प्रोफेसर केशव मिश्रा जी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास विभाग, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, बीएचयू से जुड़े हुए हैं। और केशव सर जो वह बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और हमारे लिए ये बताना बहुत आवश्यक है और हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि केशव सर को अभी हाल में ही राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत और चीन के संदर्भ में उनकी जो पुस्तक थी, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी, जिसने राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है,
और इसके लिए हम सर को एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया 2 शब्द सर के लिए कहें और स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ जरूर पूनम। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर केशव मिश्रा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज BHU का स्वागत करती हूँ। पहले भी आप सर आ चुके हैं महाविद्यालय में। जी। आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था और अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें हम लोग फिर बात कर रहे हैं और आपको, हमारी छात्राओं को और हमारे सभी सहयोगियों को सुनने का मौका मिलेगा। मैं विषय देख रही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द एरा ऑफ लिबरलिज्म। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें मेरी भी पूरी रुचि है और मैं भी सुनना चाहूँगी। और क्योंकि ये पेपर मैं पढ़ाती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का BA 3rd ईयर की अपनी छात्राओं, मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं अपनी उन छात्राओं को भी जुड़ने को लिंक भेज देती। अभी मैं देखती हूँ, भेज ही दूंगी लिंक, से वो कहीं से बीच में जुड़ जाएगी। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 5 लेक्चर सीरीज है और उसमें बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे एक और जो मुझे अपील किया वो था बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में भी एक ज़माने में ये टॉपिक हुआ करता था, पेपर इनफैक्ट था जिसमें हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पहले की राजनीति को पढ़ाते थे। और उस समय ये कार की किताब थी, बिटवीन 2 महायुद्धों के बीच की राजनीति, पॉलिटिक्स बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, तो उसको हम लोग पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और छात्राओं को इसमें बहुत सीखने का मौका मिलेगा। और मैं अपनी छात्राओं से कहूँगी कि वो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करें। और उसके साथ ही साथ जो प्रश्न उठते हैं उनको पूछें सर से। और अधिक अगर आपको चीज़ों को समझना है तो अखबार अवश्य पढ़ें। रोज अखबार का जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों वाला हिस्सा है उसको पढ़ें, क्योंकि यही इतिहास बन रहा है। We are in the process of history making. आज से 10 साल के बाद पेंडेमिक will be history, part of history, और हम इसको इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इसको वर्तमान में जान रहे हैं, तो उसको, इस मौके को आप पूरा इसका लाभ उठाएं। साथ ही मैं ये कहूँगी कि हमारे वक्ता के अतिरिक्त बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें। बहुत डिस्टर्बेंस होता है, फिर सुनाई नहीं देता है। तो बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर, अपने डिवाइस से हाथ धो रहे हैं, कई बार गलती से हाथ जाता है तो माइक ऑन हो जाता है। तो केवल सर बोले और हम लोग सिर्फ उनको सुने, उनका माइक ऑन रहे। तो सर को पुनः करते हुए और ज़्यादा समय न लेते हुए इतिहास विभाग की इस जो इनिशिएटिव है, अभिकल्पना है, उसकी बहुत बहुत अनुशंसा करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूनम पांडे को आमंत्रित। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके प्रोत्साहन से ही ये कार्यक्रम अपना साकार रूप ले सका और पुनः आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित कर रही हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर स्मृति भटनागर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले हमारे अतिथि जो स्पीकर हैं प्रोफेसर केशव मिश्रा जी, हमारी प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव जी का एक औपचारिक स्वागत करें। डॉक्टर स्मृति भटनागर मैम। अभी तो थी स्मृति, अभी जरा देर 2 मिनट हो सकता है कि कहीं कुछ स्मृति तो है, स्मृति है, उसको आवाज नहीं पहुंच रही है मैम। अपना माइक ऑन कीजिए।
हाँ हाँ हाँ। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर केशव मिश्रा जी, जो इतिहास विभाग बीएचयू के अध्यक्ष हैं, जैसा कि अभी पूनम जी ने बताया भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना बोलने विचार रखने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें हर इंडियन सिटीजन का बहुत ही कीन इंटरेस्ट रहता है। और हो भी क्यों ना, जब देश आजाद हुआ तो साथ ही सांप्रदायिक आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, और छल बल से पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। और जब 40% कश्मीर पर कब्जा होना बाकी था तो नेहरू जी ने युद्ध विराम करवा दिया और इस मामले को यूएन में ले गए और समस्या को अंतरराष्ट्रीय बना दिया। दूसरी ओर चीन हमारे नेफा और लद्दाख पर दावा कर रहा था। नेहरू का पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई में अगाध विश्वास था। नतीजतन बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां अनदेखी होती गई, चीन की गतिविधियों की, और सन 62 में का युद्ध हुआ जिसमें बिना तैयारी के हमारी सेना ने युद्ध किया और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमारी विदेशी नीति चीन और पाकिस्तान से जुड़ी कश्मीर समस्या से वाबस्ता रही है। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए आतंकवादी नीति का अपनाई हुई है, और दूसरी तरफ चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए भी भारत समय समय पर प्रयत्नशील रहा है। और आर्थिक मोर्चे पर भी यहाँ चीन ने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो सर, आज का जो ये विषय है, हम सभी चाहते हैं कि आप उस पर अपने विचार रखें, क्योंकि आपका ये फील्ड है और आप इसके जानकार हैं। तो आगे ऋषिकेश। जी मैम, मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करें, और जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं वो जो भी उनकी उत्सुकता या प्रश्न होंगे, वो जो चैट वाला सेक्शन है उसमें आप अपने प्रश्न टाइप कर दीजिए, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सर, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कॉलेज के पैट्रन प्रोफेसर भट्टाचार्य मैम, मेंटर डॉक्टर श्रीवास्तवा, प्रिंसिपल मैम, कन्वेनर ऑफ द सीरीज entitled Contemporary Societies and Academic E-Lecture Series की कन्वेनर डॉक्टर स्मृति भटनागर मैडम, को कन्वेनर डॉक्टर पूनम पांडे मैडम, और हम लोगों के जो मित्र स्वरूप छात्र हैं ऋषिकेश जी, तो सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। गुड आफ्टरनून। एक ऐसे समय में जब हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, सब कोई एक दूसरे को यही कहते हैं कि सुरक्षित रहिए, एक ऐसे समय में आप लोगों ने ये जो बेहतरीन पहल किया है ई सीरीज लेक्चर करने का, तो उसके लिए सबों को मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस मार्फत से हम लोग इस शहर का एक ऐसा प्रतिष्ठित महाविद्यालय, हम लोग को मालूम है, आपके प्रांगण में मैं जब आया था, श्रीवास्तव मैडम ने सही मुझे याद दिलाया, मुझे याद भी है कि यही प्रांगण है जहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे राष्ट्र के क्षितिज में उसका पूरा का पूरा पुष्पित पल्लवित होता है। तो एक ऐसे समय में, जैसा मैंने आपको बताया ही, मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, और आयोजकों ने मेरे पे जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत ही सुखद जिम्मेदारी है। मुझे बोलना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस टू एरा ऑफ लिबरलिज्म। विभागाध्यक्ष महोदय मेंटर डॉक्टर भटनागर मैडम ने बताया ही एक संक्षिप्त जानकारी देते हुए कि किस तरह की चुनौतियां रही हुई हैं। और एक इतिहासकार जिन्हें मैं बार बार कोट करता हूँ, ऋषिकेश जी बोलेंगे सर अब इस कोटेशन को आप बंद करिए, लेकिन हमारी छात्राओं के लिए, कि हॉब्सबॉम महोदय बोलते हैं कि इतिहासकारों का कार्य है कि वो हमें सेंस ऑफ पास्ट बताए, अतीत कैसा रहा है वो बताए, और इतिहासकार इसका जब विश्लेषण करने लगते हैं अतीत के बारे में, तो दो तथ्य उसमें निकलता है कि क्या मामले में नित्यता रही हुई, व्हाट आर द कंटिन्यूटीज, और किन मामलों में चेंजेस हुआ है, हम लोग उसको रूपांतरण कहते हैं, कैसे रूपांतरण हो रहा है। तो इन दोनों तत्वों का इतिहासकार बहुत
महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं। और अंतर विषयक जब चर्चा हो रही है, प्राचार्य मैडम ने बहुत सही बताया, प्रोफेसर श्रीवास्तव मैडम ने, कि पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स इस पे बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो दोनों के मामले में कहीं ना कहीं समानताएं भी हैं और कुछ मामलों में भिन्नताएं हैं। तो इसको कैसे देखा जाएगा? हम लोग ये मानते हैं कि इतिहासकार, और सबको ये मानते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि अपने दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता है। तो इतिहासकार जब अपने परिवेश को देखता है, अपनी पृष्ठभूमि को देखता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में जाकर के संदर्भों को रखना चाहता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि 15 अगस्त 1947 जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो ये है, उसको आयोजकों ने बेहतरीन तरीके से किया है कि वो इवॉल्व किया है, कहीं ना कहीं उसका विकसन हुआ है, विकसित हुआ है। वो कहाँ से विकसित हुआ है? हमें मालूम है, भारत जब उपनिवेश बना था तो विश्व की सबसे विकसित साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, वो दो रूपों में भारत में आता है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और फिर 1857 के उथल पुथल और प्रथम राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य के द्वारा। तो हमारे विश्व के तीन प्रमुख महाद्वीपों में, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में ये आच्छादित हो गया था साम्राज्यवाद, और वहां की जो पुरानी सभ्यताएं थी वो उपनिवेश में बदल चुकी थी। तो इसका इवोल्यूशन जो हुआ है वो बट नेचुरल है कि उसके इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में बात आएगी, साम्राज्यवाद के विरुद्ध बात आएगी। ब्रिटिश के लोगों ने जो प्रगति के अधीन जिन बातों को रखा था उसकी विरुद्ध बात आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें ये समझना होगा कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो हमारी साम्राज्यवादी आंदोलन के तहत हुआ है। और उसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब समकालीन इतिहास पढ़ाते हैं तो कहते ही हैं कि समकालीन इतिहास की शुरुआत हम ये कहते हैं कि ये 20वीं सदी का इतिहास है, और 20वीं सदी का इतिहास अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो ऐतिहासिक शक्तियां, ऐतिहासिक जो आइडियाज हैं, वो जब विश्व के क्षितिज में पूरा आच्छादित हो जाती है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्टूडेंट्स को चाहूंगा कि वो लोग जब भी उन्हें समय मिले, प्रोफेसर बिमल प्रसाद की किताब थी बहुत महत्वपूर्ण इस पर, कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या वैल्यूज रहे हुए हैं, कहाँ से ये इंक्रीज किया है, कहाँ से ये इनहेंस्ड हुआ है। इसके अलावा प्रोफेसर बिपिन चंद्रा साहब की किताब जो इंडिपेंडेंस की बात है, उसमें भी इसका बहुत विशद वर्णन है। एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसे हम अगर 3 अप्रोचेस से देखें तो 3 अप्रोच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक है यथार्थवादी, रियलिस्ट स्कूल, प्राचार्य मैडम इससे वाकिफ हैं, इनके एक्सपर्ट भी हैं। दूसरा रियलिस्ट स्कूल, रियलिस्ट स्कूल का मतलब ही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपको अगर रहना है तो शांति के लिए आप युद्ध की तैयारी किए रखिए। और इसको उदाहरण में समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉलेज की स्टूडेंट्स इसको जानती होंगी कि एनार्की का मतलब हम लोग जब काशी में बोलते हैं तो मतलब रोड में जब जाम लगता है तो हम देखते हैं कि बड़े गाड़ी वाले और उस गाड़ी में अगर कमांडो हैं तो वो किस तरीके से जबरदस्ती करके अपना थोड़ा सा शक्ति दिखा करके, प्रभाव दिखा करके उस जाम से निजात पाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य की क्षमताएं क्या है। तो ये तो आपका यथार्थवादी स्कूल हो गया, रियलिस्ट स्कूल। दूसरा लिबरल स्कूल, उदारवादी। उदारवादी ये मानते हैं कि विश्व प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो नए तरीके की संस्थाएं बनेंगी, उसमें राज्य की भी संस्थाएं होंगी और जन समाज की भी संस्थाएं होंगी। जन समाज के संस्था में हमारा स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय होगा, वाणिज्य व्यापार के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, नगरीय समाज के लिए म्यूनिसिपैलिटी होगा, महिलाओं के लिए लेडीज क्लब होगा। तो ये इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं, वो प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और धीरे धीरे एक रूल ऑफ लॉ बनाया जाएगा।
तो ये लिबरल स्कूल होगा। और तीसरा मार्क्सवादी स्कूल, जो कि ये मानता है कि जिनके पास ज्यादा आर्थिक क्षमताएं हैं तो वो अपने से निचले स्तर के लोगों के साथ उत्पीड़न करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। और उस मामले में हमें मालूम है कि ये जो मार्क्सिज्म स्कूल आया हुआ था साइंटिफिक सोशलिज्म के द्वारा, मार्क्स और एंजल्स ने इसका ये किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की हर एक चीजें जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, बनाया गया है। तो ये परिप्रेक्ष्य रखते हुए मैं आप लोगों के सामने, मैडम ने बहुत सही कहा कि अगले लेक्चर्स में प्रोफेसर गंगाधरन के बाद संजीव जी आएंगे बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, और वो बात तो करेंगे रशिया में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में समझना बहुत जरूरी है कि भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम ये देखते हैं विश्व व्यवस्था की संरचना कैसी है। तो विश्व व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है, आने वाले समय में ये दोनों अलग अलग धड़े के हो गए हैं, ये दोनों अलग अलग पिलर्स हैं। और ऐसी ही विश्व व्यवस्था थी जिसको स्ट्रक्चरली ये कहा जा रहा था कि ये बाइपोलर वर्ल्ड है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर के समाप्ति हो जाने के बाद हमें मालूम ही है कि लीग ऑफ नेशंस असफल हो चुका था, और एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि अगला विश्व युद्ध ना हो, शांति हो, किस तरीके से उसके लिए ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो उसी के कारण यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी आ चुका था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही बाइपोलर वर्ल्ड में तृतीय विश्व के द्वारा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कर्नल नासिर के द्वारा जो मिस्र के थे, और जो टीटो महोदय थे युगोस्लाविया के, तो इन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड के तहत नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया हुआ था। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए चलाया हुआ था क्योंकि जो मैंने आपको कहा कि जो 3 ब्लॉक था, 3 महाद्वीप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इनमें से ज्यादा राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद के युग में अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था, अपनी संप्रभुत्ता को खो दिया था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अब जब नया सवेरा हो रहा है तो ये अपने फॉरेन पॉलिसी को कैसा बनाएंगे, सिंस इंडिपेंडेंस से जो मुझे बोला गया है एरा ऑफ लिबरलिज्म तक। तो ये समझना परम आवश्यक है कि इनके पास एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि औपनिवेशिक युग में आर्थिक उत्पीड़न के कारण हमें मालूम है कि यहाँ से कितना ट्रिलियन डॉलर्स ब्रिटिश लोग जो है इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था। तो अब हम अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम बढ़ ही रहे हैं कि हमारा तो शुरुआत से ही एक समस्या हो गई है कि पार्टीशन हो गया है। पार्टीशन के कारण एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हो रहा है, लोगों का अप्रवासन हो रहा है हिंदू मुसलमान के आधार पर। और ये पार्टीशन भी अजीबोगरीब है। पंजाब का जो प्रांत है और बंगाल का प्रांत, दोनों में कोई भी भौगोलिक सात्यता नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान है उसका 2 क्षेत्र है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मानवीय त्रासदी भी है। तो इससे कैसे निपटा जाए, और उसी के बीच में विभागाध्यक्ष महोदय ने सही कहा कि कश्मीर की भी समस्या आ गई है। तो पॉइंट ये है कि यथार्थवादी हो या लिबरल हो या मार्क्सिस्ट अप्रोच हम रखें, हमें ये समझना पड़ेगा किसी भी राष्ट्र राज्य की फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से रिफ्लेक्शन है उसकी गृह नीति की। अगर आपकी सफल वैदेशिक नीति होनी है तो उसकी बुनियाद यही होगी कि सफल गृह नीति होनी चाहिए। वही आपको मजबूती प्रदान करती है। जितना ही आपका फॉरेन पॉलिसी
मजबूत रहेगा, उसके लिए आवश्यक शर्त है कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी सामाजिक स्वरूप, आपके उससे जुड़ी हुई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो भी अलग अलग चीजें जो कि आपको शक्तियां प्रदान करती हैं, उसमें सातत्य रहना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फॉरेन पॉलिसी में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे जो बुनियाद है वो डिफेंस के अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी भी रहेगा, गृह नीति भी रहेगी। दूसरी बात हमें ये देखना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी के 3-4 प्रमुख कार्य हो जाएंगे। एक, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपने वजूद को कैसे बनाना, पहला। दूसरा, आप जिस राष्ट्र राज्य के हैं उसकी संप्रभुता को कैसे बचाए रखना, उसकी क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना। चौथा, अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कूटनीति होनी चाहिए, इसके द्वारा आप अपनी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे, अभिवृद्धि करेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है इन तत्वों के साथ। तो ये जो डायनामिक है वो एक तरफ इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, डोमेस्टिक पॉलिसी होगी, डिफेंस पॉलिसी होगी, लेकिन अपने आप में बहुत समझना पड़ेगा कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, किन राष्ट्रों के साथ आपकी सीमाएं लगती हैं, पड़ोसी राष्ट्र राज्यों के साथ कैसे आपके संबंध हैं, और किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले महाशक्तियां के साथ आपका कैसा रिलेशन है। इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल क्या कहा जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है वो भी महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते हैं कि बिटवीन द लाइंस, जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसके बीच में जो रिक्तियां हैं उसे भी हमें समझना पड़ेगा। और उन चीज को कौन समझ पाएगा? उसको एक्सप्लेन इतिहासकार ही कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लोग ही कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन जो इंटरनेशनल स्टडीज के लोग हैं वो ही कर पाएंगे। तो इतना कहने के बाद जिस बात को मैं बोल रहा हूं, हमें समझना पड़ेगा कि इस बीच में कितने हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा बीच में बहुत कम समय के लिए 2 बार आते हैं, फिर आफ्टर नेहरू हूँ तो हमारे रामनगर में जन्मे हुए गुदड़ी के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर हमें देखना पड़ेगा प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई, इंदिरा जी आते हैं, फिर श्री राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीच में श्री चंद्रशेखर बनते हैं, फिर नरसिम्हा राव साहब। तो ये जो पूरा का पूरा पीरियड रहा हुआ है, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बुनियादी जो ढांचा था उसमें गतिशीलता लाने का कार्य अद्भुत रूप से नेहरू जी ने किया हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी जो फॉरेन सेल है उसको देख रहे थे हमारे लोहिया जी भी, जयप्रकाश नारायण जी भी। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की समझ बहुत बेहतरीन थी, और नेहरू जी की तो समझ ऐसी थी कि उन्होंने कोई विदेश मंत्री किसी को रखा ही नहीं, वो डायरेक्ट खुद देखते थे। एक चीज, दूसरी चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोग, जो कूटनीतिज्ञ लोग थे, उनके ऊपर सिविलियन लीडरशिप भी थी। इसका दूसरा पक्ष भी है जो स्मृति मैडम ने बताया भी, कि मिलिट्री के लोग जो थे एक जमाने में उनकी पूरी की पूरी ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग ब्रिटिश जमाने की हुई थी। इसीलिए नीति निर्णय के मामले में वो हमेशा से दे वर लुकिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप। और इस मामले में भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला था, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा उसके बारे में बोलते ही हैं कि देयर वर द कंटेंडिंग आइडियोलॉजीज, बहुत तरह की विचारधाराएं थी, और उस मामले में कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी था। चाइना के मामले में हमें मालूम है कि देयर वाज ए नेहरू लाइन, देयर वाज पटेल्स लाइन। तो मैं उस पर बहुत ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए जो प्रमुख बात रखना चाहता हूं कि अभी लोग बोलते हैं कि वो पॉलिसी बहुत ही ज्यादा आइडियलिज्म था, लेकिन उस गिवन कंडीशन में वही पॉलिसी कहीं ना कहीं रियलिज्म भी था, उसमें रियलिज्म भी है।
क्योंकि आपके पास कुछ क्षमताएं ही नहीं है। आपने राष्ट्र राज्य बनाया है और राष्ट्र राज्य बनाने के लिए आप आगे बढ़ ही रहे हैं कि एक जबरदस्त मानवीय त्रासदी हो रही है। इतने लोग जो है वो पाकिस्तान से बेघर होकर के आ रहे हैं, उनको सेटल करना है। दूसरा, आपके पास जीरो से एक इंडिपेंडेंट स्टेट का पूरा स्वरूप, खाका वो बना रहे हैं, मंत्रालय बना रहे हैं। मिलिट्री की जो ओरिएंटेशन है उसको बताना है कि अब भारत आजाद हो गया है, तो देयरफॉर डेवलपमेंट हैज टू बी प्रायोरिटी। डेवलपमेंट कैसे करें, उसके लिए प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो संप्रभुता की बातें हैं वो भी महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कश्मीर के मामले में नेहरू जी ने गुड फेथ में रखते हुए उसको यूनाइटेड नेशंस ले जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो कोल्ड वॉर के पीरियड में एक तरीके से वैचारिकी अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ सोवियत संघ है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद हमें मालूम है कि मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पश्चिम एशिया में हमें मालूम है सेंटो बनाया गया था, साउथ ईस्ट एशिया में सिएटो बनाया गया था, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो देयर इज अ पॉलिसी ऑफ आर्म्ड पीस। यूनाइटेड नेशंस तो बन गया है, लेकिन राष्ट्र राज्य बड़े सैनिकों के मामले में सैनिकीकरण भी कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं तो यही कहूंगा कि नेहरू जी का जो स्वप्न था तृतीय विश्व के लिए, नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए, वो यही था कि किस तरीके से आपसी तनावों को दूर रखा जाए और विकास के कार्य में ज्यादा फोकस किया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी विदेश नीति का सबसे पहला पार्ट तो यही होगा कि आपको अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बचाना है। और इस मामले में चैलेंज जो है वो सर्वप्रमुख हमें पाकिस्तान के साथ मिला था। मैं बच्चों को बोलता हूं कि पाकिस्तान को समझना है तो कैपिटल लेटर्स में 3 A's को समझिए। पाकिस्तान का मतलब अल्लाह, पाकिस्तान का मतलब आर्मी, पाकिस्तान का मतलब अमेरिका जो कि हमेशा उसके पीछे जुड़ा हुआ है। और आज जब समझना है पाकिस्तान के पीछे तो एक कैपिटल C में याद रखिए चाइना, कि कैसे चाइना उसको ये रख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के बुनियाद में ही सांप्रदायवाद तो है ही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का मतलब ही है कि भारत जो करे उसको तीखी रूप में उसका विपक्ष करना, उसका आलोचना करना। भारत जो भी नीति बनाए तो किस तरीके से जो ISI है उसको उन चीजों को गलत ठहराए, प्रोपेगेंडा करे। तो पाकिस्तान का जो स्वप्न था, हम लोग तो ये देखते हैं पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लग गया। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कश्मीर में चुनौती भी थी, नेहरू जी की कुछ गलतियां भी थी, लेकिन नेहरू जी का जो सोच था वो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा पीपल सेंट्रिक है। वो जहां पर स्टेट सेंट्रिक है वो तो है ही, राज्य ही है, लेकिन वो उसमें उसके बुनियाद में लोगों को रख रहे हैं। और इसीलिए आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि प्रथम बार लोकसभा का चुनाव होता है, द्वितीय बार लोकसभा का चुनाव होता है, तो नेहरू जी बहुत पब्लिक कैंपेन में जाते हैं और वो ये बताते हैं कि भारत की लोकतंत्र के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको जोड़ा जाए। और उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी भी है। इसीलिए नेहरू जी की जो आलोचना होती है वो इस मामले में भी होती है कि वो बहुत ज्यादा यथार्थवादी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद लोगों का जो जुनून था, इसीलिए तो वो ये कहते हैं कि टाइम हैज कम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड स्लीप्स, जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली बात है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। और इसी कारण नेहरू की जो दूसरी आलोचना होती है तिब्बत के मामले में और पूरे के पूरे चाइना के मामले में, लेकिन हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं इन चीजों पर कि कहीं ना कहीं बजट की भी तो समस्याएं हैं। क्या विकास के जाने वाली पैसा पूरा का पूरा सुरक्षा में दे दिया जाए? और सुरक्षा में तो अमेरिका आपको पहले से ही दरकिनार किए हुए है।
क्योंकि आपने अमेरिका प्रायोजित किसी भी मिलिट्री पैक्ट को तो साइन ही नहीं किया हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बहुत ही चतुराई से भारत के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, तनाव करने के लिए वो जो है दोनों मामलों में सेंटो में और सीएटो की सदस्यता ले चुका है। और इसीलिए नेहरू जी का जो सोच रहा है, जो हमें बांडुंग में दिखा है, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में दिखा है, क्योंकि नेहरू इसे एक एशिया का पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दूसरी तरफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। नेहरू ये चीज जानते हैं कि भविष्य में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव के भी बिंदु बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो नया जोश है, और उसी के कारण वो पंचशील के एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, जो हमें लेगेसी में तिब्बत पे जो भी विशेषाधिकार मिल गया था उसको वो छोड़ चुके हैं। इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कम्युनिस्ट लीडरशिप जो चाइना का है वो ये बात समझ पाएगा कि भारतीयों की निगाह जो है वो गरीब लोगों पर है, लोगों की इच्छा आकांक्षाओं को तब्दील करने पे है। और इसीलिए नेहरू की जो सोच थी मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा तेजी के रफ्तार से आर्थिक विकास करना, न कि मिलिट्री अलायंसेस साइन करके पूरा का पूरा। लेकिन ये चीज हो नहीं पाता है। एशिया में शीत युद्ध कोरियाई प्रायद्वीप के मार्ग से पहुंचता है, उसमें उसको भी सुलझाने में नेहरू जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नेहरू, मेरा ये मानना है कि उन्हें केवल आइडियलिज्म के रूप में न देखा जाए, उस जमाने की वो यथार्थवादी है। लेकिन हाँ, नेहरू की आलोचना दूसरे रूप में होगी कि कश्मीर की समस्या को पूरे के पूरे पाकिस्तान के द्वारा उन्होंने आज का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको क्यों नहीं खाली करवाया, उनको खाली करवाना चाहिए था, एक चीज। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस ले जाने से पहले उन्हें कहीं ना कहीं सुनिश्चित करनी थी। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि उस समय के ऐतिहासिक शक्तियों के वो कहीं ना कहीं विक्टिम थे, एक। दूसरा जो चाइना के मामले में है कि उनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो भारत की लोकतंत्र के कारण, उनकी जो आलोचना हो रही थी उसके कारण मजबूरी में कदम उठाया गया था। इसीलिए वो कहीं ना कहीं पटेल द्वारा चाइना बीजिंग में जो हमारे राजदूत थे पन्निकर साहब वो जिम्मेदार हैं, तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ज्यादा जिम्मेदार है। हाँ, मेनन जी जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है। तो वो अपनी जगह है महत्वपूर्ण, और इसीलिए कहीं ना कहीं सर्वपल्ली गोपाल नेहरू जी के बारे में जब लिख रहे होते बायोग्राफी में, तो वो ये बोलते हैं कि नेहरू जी की मौत अगर 1960 में हो जाती तो नेहरू जी की गणना बहुत ही सफलतम प्रधानमंत्रियों में होती। लेकिन उन्हें तो 62 का युद्ध का दंश झेलना था। नेहरू जी उसके कारण बहुत उदास हो गए थे, और ये बात बोलते भी हैं कि विश्व व्यवस्था में हमारा जितना वजूद होना चाहिए था, हम अपने आप को अलग थलग पाते हैं नॉन अलाइनमेंट के कारण। तो उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उभर करके आती है, और मैं बार बार उस मामले में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ डॉक्टर भटनागर मैडम का, कि कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है जिसके कारण आज भी हम उन दोनों बिंदुओं में, कश्मीर के मामले में और चाइना के मामले में, अपने आप को अब उतना ज्यादा घिरा हुआ नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन एक जमाने में पाते थे। तो क्या इसके लिए केवल लिबरल पॉलिसीज जिम्मेदार नहीं है? मेरा मानना है दोनों, हाँ और नहीं। हाँ, लिबरलिज्म जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारतीय व्यवस्था हमको तो मालूम है उतनी कैपेसिटी वाली थी ही नहीं। संरचना के रूप में बाइपोलर था भारत ने, तो उसमें भी एक तीसरा रास्ता निकाला, और तीसरा रास्ता के कारण भारत को बहुत समय तक शांति प्रिय माहौल मिला, एक बात। दूसरी बात, चाइना के मामले में भी, चाइना तो उसके बाद तो युद्ध के बाद तो हमें मालूम ही है कि 20 किलोमीटर पीछे जा चुका था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो चाइना तो पीछे चला गया था, और कोलंबो प्रपोजल भी आया था। तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और नेहरू के बारे में और ज्यादा बात न करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इतिहास आगे बढ़ने का भी नाम है। भले ही हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं कि अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब
कैसे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, दिखने में ठिगने लेकिन अपने विचारों से बुलंद राष्ट्र राज्य को एक बार फिर से नया संचार दिया, नया जोश दिया। 1965 में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत पर जब फिर से आक्रमण किया, तो यही शास्त्री जी जिसके बारे में हमेशा चलता था, क्या नेहरू के बाद भारत क्या नेतृत्व कैसे रहेगा, लेकिन उन्होंने बुलंदियों से भारत को नेतृत्व दिया। भारत की सेनाएं उनको ललकारते हुए लाहौर तक पहुंच गई थी। तो ये भारत का दमखम था। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई चौहान साहब और भारत की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप में भी बहुत बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन दिखा था, और जिसके कारण 1965 में राष्ट्र राज्य फिर से आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया था। इतना जबरदस्त खड़ा हो गया था कि कोसिगिन महोदय ने जब ताशकंद में वार्तालाप के लिए बुलाया, तो भारत इस बात पे सफल रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्याएं होंगी द्विपक्षीय बातचीत से निपटारा किया जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्री जैसा शख्सियत भी उस बात को बुलंदियों के साथ रखने में सफल हुए थे, और उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और नेहरू के 59 के बाद से जो उनकी लीडरशिप की जो कमियां थी उसकी भरपाई नजर करते हुए आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब जी, और उसके कारण भारत एक बार फिर से कृषि उत्पादन में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आगे बढ़ रहा था। 1960 का दशक क्यूबा के प्रक्षेपास्त्र संकट के बाद अपने आप में आगे बढ़ रहा था भारत। अमेरिका भले ही फंस रहा था धीरे धीरे वियतनाम के दलदल में, सोवियत संघ की भी कुछ समस्याएं चाइना के साथ हो रही थी, लेकिन भारत 1960 के दशक में आगे बढ़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में शास्त्री जी की मौत वहीं ताशकंद में ही हो जाती है, और भारत का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त होता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। और जैसा मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक पॉलिसी तो कांग्रेस में जो पुराने लोग थे उनको उनकी नजरिया में इंदिरा जी गूंगी गुड़िया नजर आती थी, लेकिन इंदिरा जी को भी अपने पिताजी जो लास्ट जो फेज था उसके कारण वो कृत संकल्पित थी कि भारत का नई व्यवस्था लाई जाएगी, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि समाजवादी कुछ विचारों को होती हुई वो प्रीवी पर्स को बंद करती है, महाराजाओं के पेंशन को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, गृह में अन्न का उत्पादन तो बढ़िया से चल ही रहा था, राज्यों का भी कुछ नए सिरे से बंटवारा हुआ था, लेकिन इंदिरा जी की जो सामरिक समझ थी उसका आने वाले समय में भारत को लाभ मिलता है, और वो लाभ हमें मालूम है 1970 के दहलीज में आते आते बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब चुनाव कराते हैं और अवामी लीग को मेजॉरिटी मिलता है, अवामी लीग को वॉइस को कमजोर किया जाता है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान है वो नाराज हो जाता है पश्चिमी पाकिस्तान से, और ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं एक विकट परिस्थिति, रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, और भारत इस विकट स्थिति में सोवियत संघ के साथ एक समझौता करता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही सिग्नेटरी है सेंटो और सिएटो का। पाकिस्तान को आधुनिक हथियार सुलभ कराया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, तो इसके कारण भारत ये साइन करता है पैक्ट 1971 का, और उसके बाद जो युद्ध चलता है उसमें पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश आ जाता है। भारत के लिए ये सफलतम क्षण है, क्योंकि जिस आधार पर जिन्ना ने विभाजन किया था, तो उसके पीछे जो थ्योरी थी वो डिसअप्रूव हो जाता है। अदरवाइज आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं पूर्वी पाकिस्तान में भी मुस्लिम संप्रदाय के ही लोग थे और पश्चिमी पाकिस्तान में, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल पाते हैं, एक नया राष्ट्र राज्य आ जाता है। तो अपने आप में 1971-72 इंडियन लिबरलिज्म के लिए बहुत ही सफल रिजीम है, इस चीज को दिखाने में कि ये कहने के लिए लिबरलिज्म है, लेकिन ये काम तो रियलिज्म का कर पाता है।
अमेरिका के उस समय आप याद करिए हेनरी किसिंजर जैसे सफल कूटनीतिज्ञ नीतियों को संचालन करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी भारत के नीति नियंत्रक उनको मात देने में सफल रहते हैं। ये अपने आप में भारत की मिलिट्री के लिए भी बहुत ही गौरवशाली क्षण था। क्यों ना उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी को करारी मात दी थी, और उसके बाद तुरंत ही शिमला समझौता भी होता है। शिमला समझौता के हालांकि बाद में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सैनिक अधिकारियों के द्वारा दबे सेंस में आलोचना भी होती है कि इतने ज्यादा प्रिजनर ऑफ वार्स के क्यों इतने जल्दी उन्हें छोड़ दिया गया था, क्यों नहीं हम लोग पाकिस्तान पे इतना ज्यादा दबाव बना पाए कि वो सदा के लिए कश्मीर के मामले में हम उस चीज को कर सकते थे। इतिहास में इफ्स एंड बट्स पे तो बार बार बात चलती ही रहती है, लेकिन जो हमें 70 के बाद से अब सभी लोग मानने लगे हैं इंदिरा जी के टाइम में कि आइडियलिज्म नहीं है, रियलिज्म है, जिसके कारण भारत 1973-74 के बीच में आगे बढ़ता हुआ सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। बुद्धा स्माइल्स अर्थात भारत ने प्रथम शांतिपूर्ण तरीके से नाभिकीय परीक्षण भी किया था, और भारत की वजूद एक रीजनल स्टेट के रूप में महत्वपूर्ण होने लगती है। विदेश नीति के जो समस्याएं हैं वो सुधार में दिखने लगते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमें ये समझना कि इंडिपेंडेंस के बाद से अब भारत की शक्ति, जिसको कि सुरजीत मान सिंह अपनी किताब में इन परस्यूट ऑफ पावर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी जो पुस्तक लिखती है, कि ये एक परस्यूट ऑफ पावर है, और उस पावर गेम में भारत ने तत्कालीन सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मात दी, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान एक तरीके से कॉन्डुइट बनता है कि किस तरीके से किसिंजर साहब इस्लामाबाद जाते हैं और प्रेस को बताया जाता है कि वो बीमार पड़े हैं, लेकिन वो काराकोरम के रास्ते से बीजिंग चले जाते हैं, और एक कम्युनिस्ट राष्ट्र जो चीन है वो मैत्री की वार्तालाप कर रहा है अमेरिका से। तो ये देखने में बड़ा रुचिकर लगता है कि कैसे लिबरलिज्म के तहत कुछ राष्ट्र राज्य अपनी भूमिका केवल क्षेत्र पर नहीं देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ये समस्या समझी जा सकती है क्योंकि वो हमेशा से भारत के मामले में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो वो एक तरीके का क्लाइंट स्टेट बनने लगता है, दलाल राज्य बनने की कोशिश करने लगता है पाकिस्तान। वो हमें समझना, और उस सेंस में तब हम समझेंगे कि लिबरलिज्म का क्या दमखम है भारत का, कि भारत कभी भी अपने मौलिक लक्ष्यों के मामले में समझौता नहीं करता है। भारत अगर अमेरिका के कारण यूएसएसआर के पक्ष में हल्का सा झुका नजर आता है, तो वो झुका इसलिए नजर आता है क्योंकि आपको मालूम है 1971 के युद्ध में अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। तो भारत के लिए एटलीस्ट जब सुपर पावर आएगा तो लोहा ही लोहा को काटेगा, तो एक सुपर पावर को हम दूसरे सुपर पावर से काटेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत उस समय में, बांग्लादेश के समय में, पश्चिमी पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता पर। तो उस तरीके से भी हमारे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिएगा कि ये बता रहा है कि हम पर कोई बुरी नजर डालेगा तो फिर हम उसको सहन नहीं करेंगे, हम उसके लिए उनको कीमत उनकी चुकानी पड़ेगी। वो महत्वपूर्ण बात है। 80 के दशक आते आते तक जो हमें समझना पड़ेगा लिबरलिज्म के ही तहत, इंदिरा जी को भी समझ में आ रहा है कि भारत की पंचवर्ष योजनाओं में जितनी ज्यादा आर्थिक विकास का जो रफ्तार है वो तेजी होनी चाहिए। और इसीलिए विश्लेषक भी बताते हैं कि भारत का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 2 या 3 था, कई लोग उसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल देंगे, और हमारे बीएचयू के स्टूडेंट को लगेगा अरे हिंदू को ऐसे देखा जा रहा है कि वो रेट ऑफ ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस की जा रही है। प्लानिंग कमीशन के अलावा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको भी बल दिया जाएगा। और इंदिरा जी की मौत के बाद हमें तो मालूम ही है दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति किस तरीके से सिख आतंकवाद के कारण जब अनहोनी कार्रवाई करनी पड़ती है गुरुद्वारा में, हमें मालूम है अमृतसर में जो
लोग का जो होलीएस्ट श्राइन है स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आतंकवादियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत तो बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है, और वो जो पूरा का पूरा सिलसिला है, तो लिबरलिज्म की सिक्योरिटी के मामले में कहीं ना कहीं खामियां तो दोनों इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी में की क्या परिस्थिति थी कि हम अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बचा पाए उस कारण से। बाद में हम लोगों ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बनाया, तो ये दिखाता है कि इस गणतंत्र में ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे है, सिक्योरिटी पे नहीं है। दूसरा, जो 80 के दशक में बात स्पष्ट होकर के आने लगी कि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि अफगानिस्तान में रूस की सेना आ चुकी है, रूस की सेना को हराने के लिए कृत संकल्पित है अमेरिका, और अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी को मजबूत कर रहा है। तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी आएगी ही नहीं, पाकिस्तान एक सैन्य प्रायोजित राज्य हो जाएगा, वहां विकास नहीं होगा। तो लिबरलिज्म के तहत ये बात भी है। और दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आर्मामेंट्स के मामले में अब ज्यादा मदद कर रहा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना उनको मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का प्रौद्योगिकी दे रहा है, उनको अणुबम बनाने का प्रौद्योगिकी दे रहा है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही कह दिया था 71 के युद्ध खाने बाद कि हम घास खा के क्यों न रहे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे क्योंकि उनको यही लगता था कि संप्रभुत्ता ही हमारा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए उन लोगों ने पैसा लीबिया से भी लिया, क्योंकि वो ये बोलते थे ये पाकिस्तान का बम नहीं होगा, ये इस्लामिक बम होगा। तो पाकिस्तान का ये जो मिथ है कि किस तरीके से हम भारत के खिलाफ अपने आप की बराबरी करें और उसके लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जाकर के, मंचों पे जाकर के बातों को बताते रहेंगे, तो उसकी तो विफलता ही नजर आ रही है पाकिस्तान की। और इसीलिए आप देखेंगे कि 3 बार उनके यहाँ जो सैनिक शासन रहा हुआ है, तीसरी बार चौथा बार जो आता है तो वो तो परवेज मुशर्रफ साहब करगिल के बाद से तो एक जोकर के रूप में नजर आ रहे हैं। उसकी दूसरी तरफ विपरीत में भारत की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में देखी जा रही है। और उस मामले में 1991 के अगस्त में जब कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, और राजीव जी की मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव साहब जब 1991 में आते हैं, खासा महत्ता है उस प्रशासन की लिबरलिज्म के मामले में, क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड में भारत की नॉन अलाइनमेंट भी महत्वपूर्ण है विदेश नीति में, दूसरी तरफ यूएसएसआर की निकटता भी महत्वपूर्ण है। यूएसएसआर हमें सैनिक मामले में भी जो आपूर्ति करता था वो रुपया में ही करता था, वो टेक्नोलॉजी भी साझा करता था, हमें ग्रांट्स इन एड भी देता था, और भारत के साथ जो भी व्यापार होता था वो रुपया या रूबल में ही होता था। तो भारत का डॉलर तो बचता था, जिस डॉलर के कारण हम ज्यादा से ज्यादा ईंधन खरीद पाते हैं, हमारे पर बहुत ज्यादा ब्याज को भी चुकाना होता है जो ब्याज लिया हुआ है। तो यूएसएसआर अब समाप्त हो गया है, तो हम अपने रिलेशंस को कहां ले जाएं, फॉरेन पॉलिसी के रिलेशन के। और उसके लिए जो सबसे अच्छी शब्दावली है कि अब हम देख रहे हैं नरसिम्हा राव जी के जमाने से नॉन अलाइनमेंट से हम धीरे धीरे मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पुरानी सुरक्षा के मामले में तो खतरा है ही। 89 से पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर घाट में समस्याओं मामले में अब यूएसएसआर नहीं है, अगर कुछ चीज प्रस्ताव आएगा तो उसको हम किसके मार्फत से वीटो लगवाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखें, और नरसिम्हा राव ने ही सीनियर बुश के जमाने में उसकी शुरुआत की, क्योंकि मामला बाइपोलर नहीं हो गया है। लोग कहते हैं कि अमेरिका का यूनिपोलर हो गया है, एक ध्रुव है, तो अमेरिका के साथ तो अब हमारे रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। नेपोलियन एक जमाने में बोलता है कि हाँ, इंग्लैंड इज ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, कि इंग्लैंड जो है वो दुकानदारों का देश है। तो भारत के भी लोगों को लगा कि अमेरिका भी एक तरीके का दुकानदारों का देश है, तो क्यों न हम अमेरिकी सामान खरीदे, खास करके सैनिक आपूर्ति के मामले में तो अमेरिका हमसे खुश रहेगा।
दूसरा, अमेरिका को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका में जो ज्यूज लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पक्ष को रखते हुए नरसिम्हा राव ने भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रखा। इजराइल के साथ हमारे वाणिज्यिक संबंध थे, लेकिन दूतावास नहीं था दोनों की राजधानियों में। नरसिम्हा राव साहब की ये सोच थी कि नहीं, इजराइल के साथ हमें डायरेक्ट रिलेशंस डिप्लोमेटिक रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इनकी लॉबी बहुत ही जबरदस्त है, प्रभावशाली लॉबी। तो भारत के अगेंस्ट कोई बात चलेगी तो हम इजराइल के थ्रू अगर वाशिंगटन के बात को रखेंगे, उसको ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सुना जाएगा। तो ये है। फिर तीसरा, कि क्या कारण है कि हम हमेशा पश्चिम देशों के साथ रखते हैं ध्यान? क्यों ना हम पूरब की ओर देखें, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत आज का जो हिंद चीन का क्षेत्र है, आसियान कंट्रीज है, हम उधर भी जाएं, उधर भी देखें किस तरीके से विकास की गति हुई है। उनके भी नेता लोग जो है, एक छोटा सा राष्ट्र राज्य सिंगापुर कैसे इतना सफल है। तो नरसिम्हा राव की ये जो सोच है, क्योंकि नरसिम्हा राव जी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व थे, कांग्रेस के मामले में उनकी समझ बहुत जबरदस्त थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लिबरलिज्म के तहत ये जो बुनियादी परिवर्तन शीतेतर युद्ध युग में हो रहा है, शीत युद्ध तो समाप्त हो चुका है, और भारत अब इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये बोल रहा है कि अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रिफॉर्म्स की जरूरत, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया तो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, अब तो द्वितीय विश्व युद्ध वाली हालत नहीं है। चाइना का आर्थिक विकास खूब हो रहा है, भारत का आर्थिक विकास खूब ज्यादा हो रहा है, और यूनिपोलर वर्ल्ड के अलावा वर्ल्ड में तो और ध्रुव उभर रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और उसी के कारण अमेरिका के ही एक ध्रुवीय काल में सितंबर महीने में, जब यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली की बैठक होती थी, तो उसी पैरेलल में रशिया, इंडिया, चाइना के विदेश मंत्री भी बैठक करने लगे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो एक ध्रुव में अगर अमेरिका ही किसी पे गुस्सा करेगा तो उसको बैलेंस करने वाला कौन रहेगा। इन लोगों को लगा कि अच्छा, उसको बैलेंस करने वाला रशिया, इंडिया, चाइना हो सकता द्विपक्षीय मामले में। और दूसरे मामले में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जो आसियान है, हमें मालूम है 85 में दक्षेस बन चुका है, सार्क बन चुका है। तो राष्ट्र राज्यों के बीच में सफलता करने के लिए क्षेत्रवाद भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तभी से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो सुरक्षा का आलोक केवल मिलिट्री नहीं है, कि हम केवल संप्रभुता के मामले में, सुरक्षा का मतलब बहुउद्देशीय सुरक्षा है। हमें क्लाइमेट पे भी ध्यान रखना है, हमें बीमारी का भी ध्यान रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कोविड-19 ने क्या हाल कर दिया है। तो इसीलिए ह्यूमन सिक्योरिटी, अगर जेंडर सिक्योरिटी, हमारी महिलाएं जो है उनको गलत नजरिए से ना देखा जाए, हमारी महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो कई मामले में पुरुषों से भी बढ़ चढ़ करके कुछ मामलों में वो बेहतरीन कर सकती है। आपकी प्राचार्य रेणु श्रीवास्तव मैडम उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। आप लोग कभी उनको इंगेज करिएगा कि जेंडर कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हम लोग देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोलता है कि उनको आप फाइटर पायलट्स बनाइए महिलाओं को, और हमारे यहाँ फाइटर पायलट्स भी हो गई हैं। किरण बेदी आईपीएस स्टोरी कौन नहीं जानता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा नजरिया बदल रहा है सिक्योरिटी का। मिलिट्री सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो उसके कारण लिबरलिज्म में जो बात को मैं कहना चाहता हूँ, वो लिबरलिज्म को कदापि आप न समझिए कि ये केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच है। लिबरलिज्म के मामले में कहीं ना कहीं हमें गैर कांग्रेसी सरकार के विश्वनाथ प्रताप सिंह हो या आप बाद में देवगौड़ा जी को देखेंगे कि 1996 में किस तरीके से चाइना के तत्कालीन लीडर जो आते हैं, और नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समय में जो एग्रीमेंट हुआ था ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उसको आगे बढ़ाया जाता है। देवगौड़ा जी के समय में चियांग ज़मीन आते हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें ये देखना चाहिए कि भारत पर जो दबाव पड़ रहा था अमेरिकी का कि आप एनपीटी पे साइन नहीं कर रहे हैं, सीटीबीटी पे साइन करना पड़ेगा, तो नरसिम्हा राव जी भी अपने डीआरडीओ के माध्यम से नाभिकीय परीक्षण के बहुत नजदीक चले गए थे।
लेकिन समस्या ये हुई कि अमेरिका के गुप्तचर एजेंसी को मालूम हो गया कि भारत भी नाभिकीय परीक्षण करने जा रहा, और एक दबाव आ गया था, और उस दबाव के कारण नरसिम्हा राव जी से चूक हुई। लेकिन उसकी भरपाई हमें मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मई 98 में हो चुका था, जब भारत ने नाभिकीय परीक्षण किया, 5 नाभिकीय परीक्षण किया। और एक तरीके से जो भारत का जो छवि बताई जा रही थी कि बहुत ही मृदुल राज्य है, भारत ने बताया कि देखने में भले ही ये मृदुल राज्य हो, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में बहुत ही कठोर राज्य है। और डीआरडीओ ने तब तक तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे छात्राओं को ये समझना चाहिए कि सुरक्षा के मामले में तभी ज्यादा सुधार हो जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था में भी बुनियादी परिवर्तन हो। और ये बुनियादी परिवर्तन हमें मालूम है 1991 से भारत के लिबरलाइजेशन के कारण, भारत के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण भारत की अर्थव्यवस्था, द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया was being talked about, और एक नए तरह का भारत उभरता है जिसमें लाइसेंस इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो जाती है, जिसमें बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स, आज कौन नहीं जानता है आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को और तमाम बैंकों को। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप में महत्वपूर्ण आ रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गए हैं। नहीं तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये लिबरलिज्म को केवल देखना नहीं चाहिए, इसका परीक्षण होना चाहिए कि ये किन मामलों में रियलिज्म भी है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये लिबरलिज्म कई मामलों में यथार्थवादी भी रहा है। भारतीय सेना का पूरा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उनकी संचार व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, महाशक्तियों के साथ लिबरलिज्म के तहत समिट शिखर वार्तालाप हो रहा है। और भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में जो पछाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने उसमें अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया, और उसके कारण हम स्पेस में भी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और कहीं ना कहीं भारत की जो मॉरल स्टैंडिंग है, नैतिक आवाज कि हम अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ बात को उठाते हैं, और इसलिए अफ्रीका में भी हमें मालूम है 90-91 तक नेल्सन मंडेला बाहर आ जाते हैं। और ये अपने आप में खासा महत्वपूर्ण जो भारत का ये है, और आज भी हम अफ्रीका के साथ नए रूप में ये कर रहे हैं। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी में जिस बात को बच्चों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय हित के मामले है, और भारत जैसे गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति के लिए ये हमें एक अद्भुत आवाज देता है, जिसे आज हम सॉफ्ट पावर या मृदुल शक्ति के रूप में जानते हैं। काशी में रहने वाले लोग तो सारनाथ को जानते ही हैं, और बाबा विश्वनाथ की तो हम लोग पूजा करते ही हैं कि एक तरीके से हमारे पास एक अद्भुत चेतना आती है कि किस तरीके से हम राष्ट्र हित को भी जोड़े और मानव हित को भी जोड़े। तो कुल मिलाकर के लिबरलिज्म की जो बात है, प्रमुख बात मुझे यही नजर आता है। लेकिन बाद में इसे 3 तरीके से जो मैंने आपको कहा था उसको भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्रियों के प्रशासन से भी इसको देखना चाहिए, मंत्रालयों के रूप में इसमें देखना पड़ेगा कि विदेश नीति के अलावा विदेश मंत्रियों का भी बहुत जबरदस्त छाप होता है। और आज तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर के कारण हम ये देखते हैं कि साउथ ब्लॉक में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी पावर जो है वो महत्वपूर्ण रूप से रहती है। और क्योंकि मुझे मालूम है मैडम फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में जो आए प्रोफेसर स्वरण सिंह और प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर, तो इस पे भी बात हुआ होगा पब्लिक डिप्लोमेसी की। पब्लिक डिप्लोमेसी कितना महत्वपूर्ण हो गया है, ये जो पूरा का पूरा बैटल है बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, इस तरीके से उसमें जोड़ा जाए। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है कि हम पाए जाए कि हम हमेशा सुलभ है बातचीत के लिए और पब्लिक को, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी हो जाती है जिसमें टूरिज्म का भी बड़ा रोल रहता है।
की जो छवियां हैं, वो छवि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, केवल भारत चीन के छवि में हमें केवल सीमा विवाद ही नजर आता है, लेकिन जो एक दूसरा पक्ष है, एक जमाने में बौद्ध भिक्षु इतने ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक डिप्लोमेसी भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार फिर से बातों को निष्कर्ष पे लाते हुए हमें ये देखना होगा कि बाय एंड लार्ज इसमें हम अपनी अद्भुत पहचान बनाने में सफल रहे हुए हैं। दूसरी फॉरेन पॉलिसी हमारे राष्ट्रहित के अलावा ये हमें नैतिक संबल भी प्रदान करता है। तीसरा, सुरक्षा के मामले में हमारा मिश्रित अनुभव रहा है, ज्यादा मामले में हम सफल रहे हुए हैं, कुछ मामलों में सीमितता रही है, तो उसको तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और सामरिक संस्कृति में विस्तार इस मामले में हम सफल पाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और हम लोग सब कुछ जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की भी शक्तियों को बढ़ाने में हमारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पीस कीपिंग के मामले में, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बुलंद चीज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें बुलंदी दी हुई है कि हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी का है, प्रधानमंत्री वो होंगे जो कि निचले सदन में जो सबसे ज्यादा सीट लाते हैं उसके नेता होंगे, तो प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब तो हम मिलिट्री में भी देख रहे हैं कि कंबाइंड डिफेंस वाली बातें आ गई है, तो एक अच्छा सा भारत की ये जो व्यवस्था है वो लगातार विकसित होती हुई रही, उसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत तो अद्भुत भारत ही है, इनक्रेडिबल इंडिया ही है। इसलिए आप यदि भारत की कंपैरिजन भी करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका आजाद हुआ 1770 के दशक में और 1850 तक तो अमेरिका टूटने की कगार पे था। नहीं, उस सेंस में देखिए तो भारत दूसरे तरीके से लगातार विकसित कर रहा है। और भारत का जो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो बुलंदियों के साथ खड़ा है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सभी प्रधानमंत्रियों और जो कंटिन्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी से फॉरेन पॉलिसी रहा हुआ उसकी है। तो मैं समझता हूँ मैं यहीं पर अपनी बातों को लगाम दूंगा, और मैं स्वागत करूंगा कि यदि स्टूडेंट्स के सामने कोई सवाल हो, क्योंकि हम लोग इतिहास में हमेशा बोलते हैं कि संवाद चलते रहना चाहिए, तो संवाद चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो एरा है वो इकोनॉमिक चेंज एंड द बैटल ऑफ पावर और ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और यही सारी चीजें किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। और आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस पे व्याख्यान प्रस्तुत किया है, और निश्चित तौर से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको वो लाभान्वित हुए होंगे। कुछ प्रश्न बच्चों ने किए हैं, तो मैं उसमें से आपको कुछ प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसमें दीक्षा सिंह है, वो पूछ रही हैं, इन द रिसेंट टाइम वी फेस conflicts with different nations like China, Pakistan, Nepal and the others neighbor country. So what are the way by which it can be tackled? किस तरीके से हम इसको टैकल करें? हाँ, दीक्षा का ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते हम ये बच्चों से ये कहेंगे कि इसको आप 3 रूप से इसको तुरंत वर्गीकरण कर दीजिए, क्योंकि इतिहास में हमेशा विश्लेषण होता है कि निकट क्रम में इसको हम कैसे इसको कैसे सामना करेंगे, मध्यम क्रम में कैसे करेंगे, और दूरगामी रूप से क्या करेंगे। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि कई मामलों में ये जो सुरक्षा के मामले हैं वो 1950 के ही दशक से चले आ रहे हैं। नहीं, तो निकट क्रम में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से दोनों पहलू पर कि किस तरीके से सेना का उनको आधुनिक तकनीक दे करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाए। एक दूसरा सैनिक नहीं होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर है कि आप उनके शीर्ष नेताओं के साथ कूटनीति के द्वारा भी बातों को सुलझाने की कोशिश करिए। और तीसरा होता है जो मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में 24/7 मीडिया है, तो मीडिया के द्वारा उन चीजों को करिए। संस्थाओं का प्रयास करिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने सुना ही होगा दिल्ली में एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खुल गई है।
सार्क के द्वारा ये बताया जाने लगा कि नहीं, एक यूनिवर्सिटी ऐसा बनाया जाए जिसमें सार्क के मेंबर स्टेट्स के बच्चे आकर के पढ़े। क्योंकि क्या है महत्वपूर्ण ये है, कैच देम यंग, उनको आप युवा में ही उनको एक तरीके से आप अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए और उनको बताने की कोशिश करिए कि कैसे सह अस्तित्व का भाव रहना चाहिए। हमारे यहाँ के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन लोगों ने तो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात की। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि हम अपने संप्रभुत्ता का मामला या सुरक्षा का मामला, वो तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये भी बताना है कि आने वाले समय में ऐसा गाथा लिखनी है जिसमें सभी पक्षों की जीत हो। आप किसी को केवल हरा देंगे तो आपने तो देखा ही किस तरीके से अमेरिका जैसा राष्ट्र राज्य भी 2001 सितंबर में आतंकवाद का शिकार हुआ। तो हमें दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा, कहाँ हमें शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा बढ़ना है और कहाँ हमें मृदुल शक्ति के द्वारा उनके निराकरण के उपाय को जड़ से ही समूल उसको ये कर देना होगा। तो इसलिए इस मामले में हमें दोनों पक्षों पर ध्यान रखना पड़ेगा दीक्षा, निकट क्रम में और मध्यम क्रम में, तभी हम सफल हो पाएंगे। और मेरा ये मानना जरूर है कि यहाँ की जो नीति नियंत्रक है, अभी आप देखने की कोशिश करिए कि हमारे विदेश मंत्री कौन है। हमारे विदेश मंत्री एक जमाने में विदेश सचिव रहे हुए हैं, एक जमाने में वो चीन के हमारे राजदूत रहे हुए हैं। तो जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी के प्रशासन ने भी उनके एक्सपर्टीज का लाभ उठाया, पूर्व के भी प्रशासन ने उसका लाभ उठाया है। तो हमें ये समझना होगा मध्यम क्रम में हमारी स्ट्रेटजी को ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि जो हमारे विदेशी ताकतें जो कि भारत के विरोध के हैं, तो उनके राज्यों को हम न्यूट्रलाइज करें, लेकिन उनके जन समाज में हम प्रवेश करके अपनी शांति प्रिय स्थिति, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भारत के साथ जुड़ने का क्या लाभ होगा, उनसे जोड़ेंगे। तो वो एंटी इंडिया की बातों को छोड़ने लगेंगे। नेपाल के साथ जहां तक मामला है, हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग तो बार बार बोलते ही है कि नेपाल के साथ तो हमारे सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। तो अभी अगर इसके पीछे चाइना आया है, और मैं जान रहा हूं कि चाइना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ही, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और वो न्यूट्रलाइज हो भी जाएंगे। और दूसरी ओर हमें कभी ये भी दिखाना पड़ेगा कि अरे इस क्षेत्र के लिए तो हम ही बड़े हैं, तो बड़ों को अगर थोड़ी सी मृदुलता आ जाए, उनमें मिठास आ जाए और उन्हें खाने पीने के मामले में हम बनारसी व्यंजन प्रस्तुत करके जिसमें कि मीठा भी है और कुछ खट्टा भी है, तो हम उनका दिल जीतने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ वी कैन रीच आउट टू देम, और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण पहल रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम केवल उसको राज्य सेंट्रिक न देखें, उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें पीपल ओरिएंटेशन, मृदुल शक्ति और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का कंसेप्ट, वो सभी जोड़ करके हम व्यवस्थाओं को चलाएं। तो मेरा मानना है कि हम जरूर सफल रहेंगे, क्यों नहीं सफल होंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की सर जो जिज्ञासाएं हैं वो कई सारी चीजों में स्पेसिफिक रूप से अर्ली टाइम पीरियड की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है उससे रिलेटेड वो लोग पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम टाइम पीरियड देखें तो नेहरू का एरा, और खास तौर से उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेके जो पॉलिसी रही है नेहरू टाइम पीरियड में, उसको लेके कि वो कितना सही था या उसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को किस तरीके से वर्ल्ड में स्टेब्लिश किया, तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं वो। देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मेरा ये मानना है कि एक बहुत बोल्ड मूवमेंट, एंड आप ये बोल्ड इसलिए, और एक मिनट सर क्षमा चाहेंगे, और उसके बाद अभी के जो कंटेम्प्रेरी एरा है उसमें उसका क्या महत्व उभर के सामने आ रहा है, उस पर भी फोकस कीजिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने तो बोला ही था कि इतिहास में रूपांतरण होता है, तो कहाँ से समानताएं हैं, कहाँ से असमानताएं हैं। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जिसके बारे में मैंने कहा ये बोल्ड है, ये बोल्ड इसलिए है कि उस समय में भारत को ज्यादा से ज्यादा वातावरण में शांति चाहिए थी, क्योंकि यथार्थवादी व्यवस्था में तो द्विध्रुव विश्व व्यवस्था थी, और वो दोनों हम लोग यही बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बाय अदर मीन्स, जो पॉलिटिक्स है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बाय अदर मीन्स। तो कोल्ड वॉर भी इट वाज ए पीरियड ऑफ आर्म्ड पीस,
लेकिन आर्म्ड पीस में आप युद्ध से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें तो आपके बजट की बात खस्ता हाल हो जाएगी, विकास में आप कहाँ रखेंगे। तो नेहरू की ये जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके हम लोग हमेशा मानते हैं कि इसका भी दूसरा भी पक्ष होता है। आपने विकास में खर्चा किया और डिफेंस में नहीं खर्चा किया तो आपने जो लिवरेज था तिब्बत का वो खो दिया चाइना के साथ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एक क्षेत्र था वो आप गुड फेथ में यूनाइटेड नेशंस के पास चले गए, जिसके कारण आपको अभी खतरा है। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है उसने हमें नैतिक रूप से एक ऐसे शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसके कारण भारत की स्वीकार्यता केवल तृतीय विश्व में ही नहीं हुई, भारत की स्वीकार्यता और देशों में भी हुई। जिसके कारण जब हमारे साथ चाइना का तनाव होने लगा तो हमें यूएसएसआर भी मदद दे रहा है कूटनीतिक मामले में, और दूसरी ओर अमेरिका भी हमें सैनिक मामले में कुछ पेशकश कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी तो अपने आप में ब्रिलियंट है। दूसरा, उसके कारण हम 1970-71 में एक बार हल्का सा झुक करके पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के रूप में स्थापित करने में सफल रहते हैं। तो इस क्षेत्र में ऐसा है कि ये तो एक लचीली व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था के तहत अफ्रीका में आपकी पहचान एक नैतिक शक्ति के रूप में होती है। अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी उसका क्रिटिसाइज करने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तमाम रेजोल्यूशन रखे गए, उनके नेताएं जो है वो प्रतिरक्षात्मक पड़ गए। तो ये जो इंडिया की एक जो मॉरल वॉइस है, मॉरल ग्राउंडिंग है, वो तो जबरदस्त रूप से स्थापित कर दी गई। और उसी स्थापना के कारण जब लाल फौज अफगानिस्तान में पहुंचता, इंदिरा जी ने भी तो उसको क्रिटिसाइज किया ही कि क्यों एक महाशक्ति की सेना जो है वो हमारे पड़ोस में पहुंच गया, जिसके कारण पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट हो गया और वहां के हुक्मरान बजट के मामले में बहुत ही लालची हो गए हैं और वो हथियार सोवियत संघ के साथ कम यूज कर रहे हैं, वो हथियारों को डाइवर्ट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो हमें ये समझना तो पड़ेगा ही कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जितना क्रिटिसाइज किया जाता है उसकी कुछ सीमितताएं हैं। वो सीमितता हमें खास करके प्रतिरक्षा मामले में दिखता है, लेकिन उसके कारण जो एक मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी है, सॉफ्ट पावर के रूप में एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारे आइकॉनिक फिगर्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, महात्मा गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी हो, नेहरू जी की एक्सेप्टेबिलिटी हो थर्ड वर्ल्ड में, वो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दूसरी चीज जो समझ में आने लगी, और वो समझ में तब आने लगी 80 के दशक में, जब हम ये देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का एक गठजोड़ बन जाता है सामरिक रूप से, जिससे कि भारत को दबाया जा सके, भारत के सैनिक वातावरण में, प्रतिरक्षा वातावरण में खतरा पैदा किया जा सके। तो उसमें हमारे लिबरलिज्म के भी तहत हम देखते हैं कि रियलिस्टिक पॉलिसी के कारण हमें तो मदद मिल ही रही है उससे। और डॉक्टर ऋषिकेश तो इस बात को जानते ही है कि 90 के भी दशक में हमारी प्राइवेट सेक्टर्स के कारण और हमारे एक्सपर्ट्स के कारण भारत की पहचान अफ्रीका में दूसरे रूप में आई है। भारत अब विकसित है, विकासशील के अलावा विकसित है। अफ्रीका को बहुत मामलों में हम लोग मदद कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कोविड-19 के बाद से जो अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं चाइना को उतना ज्यादा नहीं पसंद किया जाएगा जितना ज्यादा भारत को पसंद किया जा रहा है, या स्वीकार्यता बढ़ेगी, तो वो हमारे लिए अवसर भी है। तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आती है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे हम लोग बोलते हैं कि एक प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन नॉन अलाइन्ड के रूप में बहुत जबरदस्त था, और उससे कई चीजों को हमने सीखा, कई चीज को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यहीं पर रुकूंगा इस मामले में कम से कम। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, ज्यादा मामला में सफल रहा है, ना कुछ मामलों में सीमितता रही। वर्तमान संदर्भ में सर इसका क्या महत्व है? कि स्टूडेंट है पलक कुमारी, बीए थर्ड ईयर की, वो ये जानना चाहती है कि वर्तमान स्वरूप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भारत के लिए किस रूप में महत्व उभर के सामने आता है? पलक को ये समझना होगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप महाविद्यालय में आई होंगी तो फर्स्ट ईयर में आई हैं, और अब आप थर्ड ईयर में हैं।
तो परिपक्वता आती है उसमें। उसमें कई चीजों में अगर मामला कटता हुआ दिखता है तो कई चीजों में निखार भी आता है। तो पलक, आप ये समझिए कि ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था एक जमाने में G77 था अपने अंकटाड के मामले में, जब ये लोग ट्रेड और टैरिफ के मामले में, तो यही G77 कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ बना। और आप विकासशील राष्ट्रों के मामले में, क्लाइमेटिक चेंज के मामले में आपने सहयोग चाइना के साथ किया, ब्राजील के साथ किया, अर्जेंटीना के साथ किया, और आप पर जो दबाव आ रहा था G7 से, उन दबावों को कम किया। नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल साउथ है वो भी कहाँ से निकला है? नॉन अलाइंड मूवमेंट से निकला है। आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए पलक। आज का जो ब्रिक्स है, तो ब्राजील और इंडिया तो कहीं ना कहीं कहाँ से निकले हैं? नॉन अलाइनमेंट से निकले हैं। आज ट्रंप महोदय G8 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इंडिया है उसकी पृष्ठभूमि में कौन सा इंडिया रहा है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहा हुआ है। तो इतिहास में ये चीज नहीं है कि हम प्राचीनता के और पुरानी चीजों को जकड़ करके पकड़े रहे, उससे सीख लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको इशारे में बता दिया है कि कहाँ उसकी स्वीकार्यता है, नए रूप में वो कैसे स्पष्ट है। और जैसा हम जानते हैं इतिहास में कंटीजेंसी, परिस्थिति, तो परिस्थिति ने हमें पूरा का पूरा नॉन अलाइनमेंट रखा ही नहीं, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट किस व्यवस्था की प्रोडक्ट था? बाइपोलर। बाइपोलर में तो एक पोल रहा ही नहीं, ठीक है ना? तो उसके कुछ तत्व तो हैं ही, जिसके कारण आने वाले समय में आप देखेंगे अफ्रीका के मामले में या कोरियाई प्रायद्वीप के मामले में हमारी स्वीकार्यता तो बढ़ ही रही है ना। और दूसरा चीज ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अभी का जो रेवोल्यूशन है वो एक ही रेवोल्यूशन है, और वो रेवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। उस रेवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन में हमारी सरकारों को तो जन मामले में तो सफल होना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज है जिसमें हम, अगर पावर का कंसेप्ट है तो दूसरी तरफ एक्सेप्टेबिलिटी की कंसेप्ट है, दोनों को हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। हाँ शशिकेश जी बताइए। वंदना यादव एक और स्टूडेंट है, वो ये जानना चाह रही हैं कि 1990 के बाद जो भारत में रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कितना चेंज आया है? उस समय की जैसे जब हम चले थे कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद की फॉरेन पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन के साथ स्टार्ट हुई, वो क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे और किस तरह से बदलाव? हाँ देखिए, वंदना उस पर देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बताया ही था कि 3 चीजों पे तालमेल बनाना पड़ता है, संप्रभुत्ता के मामले में, क्षेत्रीय अखंडता के मामले में, और आर्थिक विकास के मामले में। तो अब आर्थिक विकास की तीव्रता की जरूरत थी, इसलिए भारत जैसा राष्ट्र राज्य अब वैदेशिक मामलों में केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही बल नहीं दे रहा है। भारत ने भी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक नई सोच सार्क के रूप में विकसित की, क्योंकि भारत का चित्रांकन हमेशा होता था कि अरे भारत ही दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज वो चीज आ जाएगा। दूसरा, क्षेत्रीय मामलों में हम लोगों ने धीरे धीरे लुक ईस्ट पॉलिसी में आसियान की भी सदस्यता हमने लिया। वो उन लोगों ने सुरक्षा के मामले में हमें ARF में बनाया। ASEAN +3 है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आपको मालूम ही है कि अब तेजी गति से बढ़ रही है। तो फॉरेन पॉलिसी में अब मामला केवल फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण PMO और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से ही नहीं हो रहा है। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा ट्रेड मंत्रालय का भी रोल, अब महत्वपूर्ण हो जाएगा इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का भी रोल, क्योंकि ये जो IFS है वो केवल संप्रभुत्ता और मोटी मोटी भाषण ही नहीं देंगे, वो ये भी देखेंगे कि भारत का बायलैटरल ट्रेड भी बढ़े, किस तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है। नहीं, भारत में चीन की चीजें क्यों ज्यादा स्वीकार की जाती थी? इसलिए स्वीकार की जाती थी क्योंकि ये सस्ते होते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी भी 2-3 तरह की होती है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, कि उसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी है, सिविल एप्लीकेशन भी है। तो विदेश मंत्रालय में मैंने यही आपको बताया कि स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत हो रही है।
अब केवल वही मामले नहीं आएंगे जिसमें कि केवल सुरक्षा के ही मामला रहेगा। मामला अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री का नहीं रहेगा। हमें मालूम है कि हमारे कुछ शैक्षणिक संस्थाएं बहुत जबरदस्त, तो हमारे सीबीएसई की स्कूल, आपको तो मालूम ही है कि सीबीएसई की स्कूल गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, कहीं कहीं और जगह पहुंच चुकी है। कंप्यूटर के जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमने देखा चाइना में, मैंने देखा कि बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ये तो अपने आप में अद्भुत है ना। हमारी जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा आप देखिए, पहले कोई प्रवासी दिवस नहीं होता था, अब तो प्रवासी दिवस हो रहा है। नहीं तो पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आए हुए हैं। और पहले अगर फंक्शंस भी होते थे तो वो फंक्शंस केवल स्टेट की फंडिंग होती, अब तो हम देख रहे हैं कि फंडिंग करने वाले कंपनीज भी बहुत आ गए हैं। फिक्की है, एसोचैम है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, तो नए तरह के खिलाड़ी इसमें आ गए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स केवल भारत के नहीं है, कई फेस्टिवल्स आप पूरे विश्व व्यवस्था में दिखेंगे वो आ रही है। और इसीलिए हमारा परिदृश्य, हमारी इम्पैक्ट, हमारी विजिबिलिटी यूरोप में है, अमेरिका में है, एशिया में तो है ही। और एशिया में ऐसा है कि जो लोग अगर राज्य के मामले में भी हमसे दुश्मनी पालते हैं, लेकिन भारत की सिनेमा वहां पॉपुलर है, भारत का कल्चर वहां पहुंच चुका है, तो इसलिए हमारी स्वीकार्यता तो बढ़ी ही हुई है ना, हमें तो वो समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं सभी क्वेश्चंस को समेट के एक अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ समराइज वे में, कि वर्तमान की जो भारतीय विदेश नीति जो है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है अपने उस शुरुआती दौर से, विथ स्पेशल रेफरेंस टू चाइना एंड द वर्ल्ड। इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें बुलंद कर रहा है कि भारत एक शक्तिशाली देश बन करके उभरा है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत और बुलंदियों के साथ आज खड़ा है। चाइना के भी मामले में कल भी मैं कहीं बोल रहा था, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन केवल तनाव वाले नहीं है। चाइना के साथ एक हमारा पुराना संवाद रहा है, स्वैनजांग के जमाने से लेकर के, चीन भवन के जमाने में से लेकर के, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने से। तो कहीं मिलिट्री है तो कहीं बुद्ध भी है। और जैसा अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा करते हैं कि बुद्ध है तो युद्ध नहीं है। नहीं तो ये जो डायनामिक है वो ये समझना पड़ेगा कि हमने युद्ध की तैयारी कर ली है, इसका मतलब है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति रहेगी। और जब शांति रहेगी तो ये हमारे लिए सिविलियन लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि तब हम अर्थव्यवस्था को विकास कर पाएंगे। नहीं, कोविड-19 में सबसे पहले यही था कि जान है तो जहान है, लेकिन तुरंत हमको अनलॉक करके अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ानी है। तो ये जो कैच-22 वाली सिचुएशन होती है, तो इस मामले में तो हमें ये मालूम होना ही पड़ेगा कि हमें आज जो वैश्विक मंचों में हमें बल मिल रही है, हमें स्वीकार्यता किया जा रहा है। और भारत की छवि एक जमाने में आप प्रयाग में केवल साधुओं को दिखाते थे, तो लेकिन यहाँ तो भाई अब एक से एक सफल लोग हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सपोर्ट करते हैं, जिन प्रेम जी हो या नंदन नीलेकानी हो। तो ये जो छवि है भारत की बहुत जबरदस्त रूप से स्वीकार्यता वाली रही है, बहुत सफल राष्ट्र राज्य के रूप में। मैंने तो आपको बताया कि स्वतंत्रता के 7-8 दशक में आज हमें पहचान जो मिली है, हम किसी के मोहताज नहीं है। राष्ट्र राज्य के सभी महत्वपूर्ण नेता नई दिल्ली आना चाहते हैं और नई दिल्ली के जो भी नेता हैं उनको बुलाना चाहते हैं। उनके साथ अगर फोटो अपॉर्चुनिटी भी है तो उसको भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये तो बताता ही है ना कि राष्ट्र राज्य का जो गौरव है वो गौरव अपनी बुलंदी में है। हाँ, हर एक चीज का दूसरा पक्ष होता है, जहाँ जहाँ हमें और तेजी से क्रियान्वयन करना है उसके लिए सभी एजेंसीज, और अब तो केवल सरकार नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो टीचर्स हैं, उसी चीज में छवियों को बदलने के लिए और आप लोगों के मन में जो जड़ता वाली इमेज है उसी को बदलने के लिए कि अरे इतिहासकार क्या है, अच्छा इतिहासकार तो गड़े हुए जो ये हैं उनको ये करते रहते हैं, लेकिन इतिहास की जो एक नई छवि आई है,
कि नहीं नहीं भाई, इतिहास कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सुलझा सकता है, इतिहास का सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो वाद विवाद चलता ही रहता है, लेकिन ये लोग संवाद कायम कर जाते हैं। तो ये इस मामले में मैं ये मानता हूँ कि जो छात्राओं का ये है, उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए। और हम लोग जो 50 के आगे के हो गए हैं, हम लोग ये जानते हैं कि यही छात्राएं आपके कॉलेज से निकलेंगी, तो ये नए भारत की नई बुलंद तस्वीर को, और उस मामले में जो क्वेश्चन है इन लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो ये लोग और बुलंदी से उन आंसर्स को बताएंगे कि नहीं नहीं, अब कोई भी तनाव नहीं है, भारत जो है केवल भारत ही नहीं, केवल एशिया नहीं, पूरी विश्व व्यवस्था में। और इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमारे वीसी साहब, आपके कॉलेज के प्राचार्य वही काम में लगातार लगे हुए हैं कि जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो। आपका कॉलेज तो उस मामले में अद्भुत रहा ही है, जो हम लोग मानते हैं। तो मेरा आप मेरे माध्यम से ऋषिकेश जी कम से कम ये तो बता ही सकते हैं छात्राओं को कि वो अच्छे से स्वप्न देख सकती है, उन स्वप्नों को क्रियान्वयन कैसे किया जाए वो कर सकती है, और उन्हें बहुत बहुत सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के सभी लोग इसी वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी मैम। धन्यवाद सर। तो ऋषिकेश, हम कुछ 2 लाइन कह दे? नहीं, आप सर को थैंक्स दे दीजिए। सर तो हमारे गुरु रहे, हम लोगों को पढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि आप थैंक्स बोलिए सर को। थैंक्स मैं दूं? हाँ बोलिए। अच्छा कोई नहीं। अभी तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बस 2 लाइन ये बताना चाहूंगी कि सर ने इतने सरल तरीके से हमें बताया कि किस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बदलता हुआ परिदृश्य है, उसमें भारत की जो विदेश नीति है वो उसने भी उस समय के मुताबिक अपने आप में परिवर्तन लाया है। कई बार जो नीतियां अपनाई गई उसमें कुछ कमियां कह लें या कमजोरियां कह लें जो थी, पर समय के साथ हमने उसको सीखा और सीख कर हम उसमें आवश्यक बदलाव लाए और बदलाव लाकर आगे की ओर बढ़े। तो सर बहुत धन्यवाद इतने सुंदर व्याख्यान के लिए और इतने सारगर्भित, और आज के जो हमारा समय है, जो परिस्थितियां हैं और भारत की जो स्थिति है उसके संदर्भ में जो आपने अपने विचार बताए कि बहुत सारे जो संशय मतलब स्टूडेंट्स क्या, हमारे जैसे लोगों के मन में भी बहुत सारे जो संशय थे उसका आपने समाधान किया, और जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे महाविद्यालय की ओर से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अपनी प्राचार्य महोदया का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया इस तरह के ई लेक्चर्स को अरेंज करने के लिए। उनकी प्रेजेंस हमेशा महत्वपूर्ण रही। जी, और पूरे समय वो हमारे साथ रही, और आप जैसे उच्च श्रेणी के वक्ता हमें प्राप्त हुए और हम सब का ज्ञानवर्धन हुआ। इसके लिए सर हम बहुत 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 आभारी हैं आपके प्रति। और मैं स्मृति मैडम, ऋषिकेश सर और भी कई सारे लोग हमें दिख रहे हैं, कलकत्ता मैडम, संजीव सर, कमलेश जी, और इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में सम्मिलित होकर वो लाभान्वित तो हुए ही, पर हमारा भी मान और उत्साहवर्धन किया कि हम इस तरह के कार्य को और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर। मैं गुरु शिष्य की परंपरा की ओर से मतलब सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को एक तरीके से ज्ञानवर्धक किया अपनी प्राचार्य की ओर से, प्रबंधिका महोदया की ओर से। अभी हमारे साथ माधुरी अग्रवाल मैम जुड़ी हैं जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्षा हैं, उनकी तरफ से, और पूरे जितने हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस सेशन को सफल बनाया, उनके लिए ही आयोजित किया गया था। अगर वो नहीं होते तो ये सेशन उतना सफल नहीं होता। तो मैं जैसा कि मैसेज देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको सर धन्यवाद दे रहे हैं इस एक तरीके से सुंदर और सारगर्भित और ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। सर बहुत बहुत आप। चलिए, मुझे इसकी खुशी है और मैं आपको अधिकृत करता हूं कि ये सभी मैसेजेस जो है जब हम लोग मिलेंगे आंखों सामने में, तो अगर कुछ छूट गया हो तो हम लोग उस पर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहासकार तो अपने यही जाने जाते हैं।
जरूर जरूर चर्चा करेंगे। और सर कुछ तो छूट गया है, आपने बीच में बनारसी व्यंजनों की बात कही थी, पर आज की परिस्थितियों में, ऑनलाइन स्थिति में हम कोई व्यंजन जो है वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं सर। केवल शाब्दिक व्यंजन ही हम आपके सामने परोस सकते हैं। तो वो जरूर उधार रहा, और जब सब कुछ सामान्य होगा, जब हम लोग साथ में मिलेंगे, तो वो जो बनारसी व्यंजन है वो उधार रहा हमारे पर। बनारसी मिजाज पूरा हो गया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपके विभाग के सभी लोगों को, आप लोगों को, और आचार्य मैडम का जो स्नेह और आशीर्वाद मिलता है वो महत्वपूर्ण है। मैं बीच में बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे फोन कुछ आ गया था, तो मैं बीच में जब क्वेश्चन शुरू हुए तो मुझे फोन अटेंड करने लगे, तो मैं बात नहीं सुन पाई थी। तो मैं प्रश्न भी देख रही थी पहले, तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारी छात्राओं ने नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, या नॉन अलाइनमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। मुझे विश्वास है कि छात्राओं की ये सारी जो क्वेरीज हैं उनको सर ने संतुष्ट कर दिया होगा, क्योंकि आज के दिन बैठकर नेहरू को दोषी ठहराना बहुत आसान है। जब हम परिस्थितियों में होते हैं, जो वर्तमान होता है उसमें, मैं हमेशा क्लास में यही कहती हूँ कि जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, उस समय जो हमें बेस्ट डिसीजन लगता है वो हम लेते हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी का हो। और इसलिए आज के समय में नेहरू के ऊपर कोई, अगर हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत, ठीक है, हमारी पॉलिसी बहुत आदर्शात्मक थी, लेकिन शायद उन आदर्शों से हम कुछ प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का तो बेसिक इंटरेस्ट होता है। तो आई बिलीव कि ये सारी बातें हुई होंगी, बट आई मिस्ड दैट सर। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, हम थोड़ा उसको विदेश नीति और राजनीति कर देते हैं, आप उसको इतिहास के नजरिया अलग है केवल। तो बहुत एंजॉय कर रही थी आपका लेक्चर, और सब चीज़ें मन में चल रही थी, बहुत सारी बातें आ रही थी, और मैं मिस कर गई इन चीज़ों को। आई बिलीव कि हमारी छात्राएं संतुष्ट हुई होंगी, क्योंकि अभी फॉरेन पॉलिसी पे बड़े प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं। और आज से 10 साल के बाद, जैसा मैंने कहा, कि शायद हम मोदी के लिए भी पूछेंगे कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो गलत था। आज बैठ के सबको गलत ठहराना बहुत आसान होता है, और उन परिस्थितियों में रहकर किसी काम को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समझ के साथ हमें इतिहास को या विदेश नीति को पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम राजनेता नहीं हैं, हम तो छात्र हैं ना। तो छात्रों को बहुत न्यूट्रल एक जो भंगिमा है उसको लेकर चलने की आवश्यकता होती है। तो खैर, मैं लोग संवरण नहीं कर पाई अपने बातों को कहने का। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा बात कर लूं आप लोग के जाने के पहले। आई बिलीव कि वी हैड अ वेरी गुड हेल्दी सेशन, एंड सबने आपको थैंक्स किया है। आई ऑल्सो थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा, एंड आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे बीच में आए और ज़्यादा हमारी को एनलाइटन करें। तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एमएन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। थैंक यू मैम, और थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान के लिए। और प्रिंसिपल मैम ने जैसा कि कहा, आपने उन सभी पक्षों को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की कि क्यों जरूरी था उस समय हम लोगों के लिए गुटनिरपेक्षता, और किस तरीके से पंडित नेहरू की जो तत्कालीन नीतियां थी उस समय उनको निर्णय करने थे। और आज बैठ के आसान है किसी को जज करना, लेकिन उस तत्कालीन परिस्थिति में उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, उस हिसाब से निर्णय लिए जाते थे। तो वो भी एक तरीके से वो भारतीय विदेश नीति का हिस्सा रहा है। तो आज भारत को अलग दिशा में आगे बढ़ना है, यूएसए से अच्छी मित्रता है, पाकिस्तान और चीन से भी हमको निपटना है। तो सारी चीज़ों पे आपका जो व्याख्यान रहा बहुत ही हम लोगों के लिए सर फलदायी रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और प्रतिभागियों के लिए कल की सूचना है कि कल मतलब हम लोग छोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि कल फिर से हम लोग मिलेंगे। जो कल का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोफेसर ए गंगाथरन सर का है,
और जो कल का टॉपिक है वो है इशू ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, रीजनल एंड द कास्ट कॉन्शियसनेस एंड दलित पॉलिटिक्स। तो ये भी कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसपे आप सभी पुनः एक बार आमंत्रित हैं अगले 4 दिन के लिए भी, जिसमें अगले संजीव सर हैं, फिर उसके बाद कमलेश सर हैं, फिर उसके बाद नीरज सर हैं। उन सबके भी व्याख्यान आपको जरूर लाभान्वित करेंगे। तो इन सब के साथ मैं प्राचार्य मैम की अनुमति से आज का जो सत्र है उसको समापन करने की घोषणा करता हूँ। कुछ शशिकेश, एक बात स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि प्लीज वो टाइम से थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आज हमने देखा कि सर जो है वो बिफोर टाइम आ गए थे और स्टूडेंट्स जो है वो 15-20 मिनट आधे घंटे बाद पहुंचे। तो बच्चों, ये आप ही के लिए सेशन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृपया सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि थोड़ा पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। ठीक मैम, आप अपना माइक जो है वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि जाने की अनुमति है ना स्मृति, पूनम, शशिकेश और रेनू मैम को